इंडक्शन मोटर में दो इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हैं। कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक है आपका क्राउलिंग, है ना। इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग कब होता है, और दूसरा है आपका कोगिंग, है ना। तो कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इवनिंग बेटा। तो पहला टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आंसर्स देखिए। क्राउलिंग, क्राउलिंग, RAW। क्राउलिंग का मतलब होता है बेटा रेंगना। अब इंडक्शन मोटर कब क्राउल्ड करता है, ये हमको देखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं इंडक्शन मोटर में ना। तो क्राउलिंग का मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग होता है। अब क्राउलिंग होता क्यों है, वजह क्या है ना। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने ये कहा कि इंडक्शन मोटर जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे आप कोई फील्ड एक्साइटेशन नहीं देते जैसे डीसी मशीन या सिंक्रोनस मशीन में। यहाँ पे आप थ्री फेज सप्लाई देते हैं, बैलेंस्ड इन स्पेस है, और उसको थ्री फेज करंट देते हैं जो कि बैलेंस्ड इन टाइम है ना। तो क्या होता क्या है कि स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर देखो, है ना। स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग स्ट्रक्चर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जो कि साइनोसॉइडल इन नेचर होती है। अभी तक मैंने आपसे कहा वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी साइनोसॉइडल इन नेचर होगा, राइट बेटा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी पोल की मशीन बना दो, कितने भी स्लॉट दे दो बेटा, इनफाइनाइट स्लॉट दे दो, तब भी प्रैक्टिकली जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्योरली साइनोसॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो अब होगा क्या कि अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडल नहीं है, साइनोसॉइडल नेचर का अगर नहीं मिलता है, तो क्या होगा भाई? हार्मोनिक्स जनरेट होंगे, है ना, हार्मोनिक्स बनेंगे। और आप जानते हो कि हार्मोनिक्स जो है, लोअर ऑर्डर का हार्मोनिक्स किसी सिस्टम को ज़्यादा अफेक्ट करता है ना, बशर्ते कि हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स अनडिजायर्ड सिग्नल है, जिसमें कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है बेटा, उसके साइकिल्स चेंज हो जाएंगे। अगर प्योर साइनोसॉइडल है तो कोई हार्मोनिक्स नहीं होगा प्योर एसी में। लेकिन अगर साइनोसॉइडल नहीं है तो उसमें हार्मोनिक्स जनरेट होंगे। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स हाई एम्पलीट्यूड का होता है बेटा, जैसे थर्ड और उसके कंपोनेंट सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और जैसे जैसे हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स बनते जाते हैं ना बेटा, तो उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, कम इफेक्टेड होते हैं, है ना। तो ये जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स हैं, उन्हीं हार्मोनिक्स की वजह से इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। क्राउलिंग, क्राउलिंग मतलब रिंग। जब आप उसको स्टार्ट करते हो, इंडक्शन मोटर को जब आप स्टार्ट करते हो, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वो घिस घिस के चलता है बेटा। यानी जो उसको स्पीड चाहिए, जो उसकी पिकअप स्पीड है, वो स्पीड उसको मिल नहीं पाती। और इंडक्शन मोटर एकदम झटके से प्रयास करेगा कि वो सिंक्रोनस तक पहुंचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसी को कहते हैं बेटा क्राउलिंग। मतलब मोटर जो है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग रेंग रेंग के चल रहा है, घिस घिस के चल रहा है ना। इसी को कहते हैं क्राउलिंग। अच्छा, ये होता किस में होगा? स्क्वायरल केज में कि वाउंड रोटर कंस्ट्रक्शन में? तो ध्यान रहे कि वाउंड रोटर में ये प्रॉब्लम नहीं देखी जाती। क्यों? क्योंकि वाउंड रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ऑलरेडी बहुत हाई होता है। तो मान लीजिए कि अगर उसमें ये फेनोमेना आ भी जाता है, प्योर साइनोसॉइडल वेव नहीं मिलता रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का,
तब भी उसकी स्टार्टिंग टार्क इतनी हाई होती है बेटा कि वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। और एक बार अगर मोटर स्टार्ट हो गई तो फिर उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तब वो अपने मैक्सिमम टार्क से लो स्लिप रीजन में चलने लगेगा। ये प्रॉब्लम आती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, है ना। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये क्राउलिंग की प्रॉब्लम की है ना। तो कैसे आती है, इन्हीं सब के एक एक पॉइंट्स को हम लोग इम्पॉर्टेंट रूप से देख लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला तो बात यही आता है कि क्राउलिंग होता क्यों है भाई, क्राउलिंग होता क्यों है। पहली बात आप क्या लिखोगे, क्योंकि क्योंकि स्पेस में स्पेस में प्योरली साइनोसॉइडल साइनोसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता है, नहीं होता है, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हार्मोनिक्स जनरेट करता है, हार्मोनिक्स जनरेट करता। तो प्राइमरी रीजन ऑफ क्राउलिंग क्या हो गया, स्लॉट हार्मोनिक। देखो दो तरह के हार्मोनिक बनते हैं, एक स्लॉट हार्मोनिक, एक स्पेस हार्मोनिक। तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कि स्पेस में बन रहा है ना, तो हमेशा ये बोलना बेटा, स्पेस हार्मोनिक के कारण, स्पेस हार्मोनिक्स, स्पेस हार्मोनिक्स के कारण क्राउलिंग क्राउलिंग होता है, जिससे जिससे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होता, नहीं होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्राउल करता है, क्राउल करता। किसके कारण बेटा, ये ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में ये ना लिख देना स्लॉट हार्मोनिक के कारण। मैंने देखा है बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। क्राउलिंग किसकी वजह से होगा, स्पेस हार्मोनिक के कारण होगा। और कारण ये है कि जो स्पेस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, प्रैक्टिकली वो प्योर साइनोसॉइडल नेचर का नहीं होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराने के लिए आपको साइनोसॉइडल वेव्स ही चाहिए ना बेटा, जो कि नहीं बनता है। इसलिए इस स्पेस हार्मोनिक की वजह से इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट बात क्या है इसमें याद रखना है आपको, समझना ध्यान से। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क एस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर
कि कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए क्राउलिंग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में देखा जाता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में देखा जाता है। इतनी बातें हो गई। आ, क्या क्या कमेंट कर रहे हो भाई आप? 4 मार्च से है कि डेट अभी कुछ एक्सटेंड हुआ है बेटा आप लोगों का? 4 मार्च एग्जैक्ट तो नहीं है। चलो बाय द वे, यहाँ ये इस पे पहले फोकस करो। इसलिए क्राउलिंग कहाँ हो रहा है बेटा? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? स्पेस हार्मोनिक की वजह से हो रहा है, नॉट स्लॉट हार्मोनिक, स्पेस हार्मोनिक की वजह से हो रहा है, जिससे कि हार्मोनिक्स जनरेट हो रहे हैं। अब इन जनरल हार्मोनिक्स कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा हार्मोनिक्स को इफेक्ट करेगा बेटा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग? कहाँ हो रहा है क्राउलिंग? क्राउलिंग क्राउलिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग होता है। एक बार मोटर स्टार्ट हो गई तब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि इंडक्शन मोटर को जब भी आप स्टार्ट कीजिए, नो लोड में स्टार्ट कीजिए। नो लोड में पिकअप जल्दी कर लेगा ना, स्टार्टिंग टॉर्क हाई भी होगा उसका, है ना? तो नो लोड में वो पिकअप द स्पीड आ जाएगा। क्राउलिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग होता है और स्लॉट स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से होता है। तो देखो कौन कौन से स्पेस हार्मोनिक्स हैं। थोड़ा हार्मोनिक्स को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, है ना? हार्मोनिक्स तभी समझ में आएगा। देखो हार्मोनिक्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स, और सेकेंडली इज ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स। इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स में जैसे सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, सिक्स तो उसका मल्टीपल आ जाएगा, आप एट्थ कह सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स में आपका थर्ड हार्मोनिक और इसके इंटीग्रल मल्टीपल थर्ड एंड इट्स इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल मतलब तीसरा हार्मोनिक, उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा 3 के बाद? सिक्स्थ, फिर आपका 9, 12, 15, 18, है ना? इस तरह के जो ऑर्डर होंगे वो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना?
और सारे ऑड नंबर के जो भी हार्मोनिक्स होंगे वो सारे इसमें होते हैं। ध्यान रखना बच्चों कि इलेक्ट्रिकल में जो आपका वेव्स है, एसी वेव्स कुछ इस तरह से दिखाते हो ना, मान लो वोल्टेज का वेव है, तो इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स क्या होता है कि देखो ये इसका इवन क्या है, किसी किसी सिस्टम का जो इवन होता है वो पॉजिटिव होता है ना। तो अगर ये प्लस है तो इसका इक्विवेलेंट माइनस भी है, तो ये प्लस इसके माइनस को रिड्यूस कर देगा। तो ये मान के चलो कि इवन ऑर्डर के जो हार्मोनिक्स हैं वो सिस्टम में अपने आप काउंटर बैलेंस कर लेंगे, उसका इफेक्ट सिस्टम पर नहीं पड़ेगा, है ना। इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। अतः इसका इफेक्ट सिस्टम पर नहीं पड़ता है, काउंटर बैलेंस कर लेगा। ओनली ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स को हमको कंसीडर करना है बेटा, का तो असर ही नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, अब ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स में देखो, ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स, इसमें जो सबसे डेंजरस हार्मोनिक्स होता है वो थर्ड हार्मोनिक्स होता है बेटा, ध्यान से समझना, थर्ड हार्मोनिक। लेकिन इंडक्शन मोटर को ये इफेक्ट नहीं करता है, ध्यान रखना। थर्ड हार्मोनिक्स एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स does not affect the system, does not affect the इंडक्शन मोटर कह दो, है ना, इंडक्शन मोटर। क्यों थर्ड आप कह रहे हो थर्ड हार्मोनिक्स वेरी डेंजरस टू यू। देखो बेटा पहले हार्मोनिक्स को समझो। ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स में दिखाना चाहता हूं, ये मेरा साइनोसॉइडल वेव है, एक साइकिल को मैं कंसीडर करूंगा, तो जो इसका थर्ड हार्मोनिक होगा ना, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड, वो कैसे होगा, इसके एक साइकिल में ये 3 साइकिल चलेगा, मान लो ऐसे चलता है, उसके बाद फिर हाफ साइकिल में ये 3 साइकिल चलेगा, इस तरह से मान लो, तो इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स। अगर इस वेव का और इस वेव का, इसमें थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है ना, तो इसका जो फाइनली ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, एक साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका एम्पलीट्यूड हो रहा है ना, जैसे जैसे हार्मोनिक्स के ऑर्डर बढ़ते जाएंगे ये वाला एम्पलीट्यूड आपका कम होता जाएगा। इवन मान लो कि मैं 100 हार्मोनिक्स की बात करता हूं, तो 100 हार्मोनिक्स का जो वेव शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस तरह से ये एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो इफेक्टिवल तो आपका थर्ड हार्मोनिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंडक्शन मोटर को थर्ड हार्मोनिक्स और उसके इंटीग्रल मल्टीपल इफेक्ट नहीं करते बेटा। क्यों नहीं करते होंगे, इसका रीजन बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए कि सिस्टम में थर्ड हार्मोनिक्स है, ठीक ना, थर्ड हार्मोनिक्स है,
और थर्ड का इंटीग्रल मल्टीपल क्या हुआ? थर्ड हार्मोनिक्स का इंटीग्रल मल्टीपल बेटा मान लो थर्ड हार्मोनिक्स है। आप कह रहे हो कि स्पेस में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो अगर प्योर साइनूसॉइडल होता तो 120 डिग्री डिस्प्लेस होता, 120 डिग्री में हर एक फेज का डिफरेंस होता। थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा? और थर्ड हार्मोनिक के लिए 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? 12 तिहाई 36, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री प्लस जीरो, कॉस 360 डिग्री प्लस जीरो कितना होगा बेटा? कॉस जीरो ही तो होगा। यानी ईच एंड एवरी केस में इसका वैल्यू जीरो आएगा। बात समझिएगा। मैं कह देता हूं थर्ड हार्मोनिक नहीं है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। इसका इंटीग्रल मल्टीपल है क्या? मान लीजिए कि सिक्स हार्मोनिक आ गया, सिक्स हार्मोनिक आ गया तो 120 गुणा 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। तो 12 छिंग 72, 72 डिग्री। 72 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, यानी ये भी जीरो हो जाएगा फाइनली, क्योंकि 360 में आप देख रहे हो जीरो मिल रहा। यानी इसका फेज सीक्वेंस कैसा बनेगा? इसका फेज सीक्वेंस बेटा जो भी फेज ए बी सी होंगे वो समान फेज में होंगे। तीनों फेजेस के बीच का जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा। जब 0 डिग्री आएगा तो ये बैलेंस बाइंडिंग के लिए आप क्या कहते हो? थ्री फेज बाइंडिंग बैलेंस्ड इन स्पेस। क्या ये थ्री फेज बाइंडिंग बैलेंस्ड इन स्पेस बनाएगा? नहीं बनाएगा। जब नहीं बनाएगा तो इसकी वजह से तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा बेटा। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा तो इसका इफेक्ट तो सिस्टम में कुछ नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, है ना? तो क्या कह रहा हूं मैं? थर्ड हार्मोनिक्स तथा इसके इंटीग्रल मल्टीपल का इफेक्ट स्टार्टिंग के समय नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। रीजन क्या है? क्योंकि क्योंकि इसकी वजह से कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही डेवलप नहीं होगा। दिस इज द रीजन कि थर्ड हार्मोनिक्स और उसके इंटीग्रल मल्टीपल का इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इतना तो जानते हो जितने भी लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं वो एसी सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो थर्ड, 6, 9, 12, 15, 18 इसका सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनाएगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हायर ऑर्डर ऑड हार्मोनिक्स की। किसी सिस्टम में जो हार्मोनिक्स होता है ना बेटा, ये फार्मूला याद रखना। हार्मोनिक्स वो होता है आपका 6n प्लस माइनस 1। यही हार्मोनिक जनरेट होगा 6n प्लस माइनस 1। तो जरा इसमें n इज इक्वल टू 1 रखो, n इज इक्वल टू 1 रखो। n की लोवेस्ट वैल्यू एक्चुअली क्या है, जो बेल्ट हार्मोनिक होता है, जनरल हार्मोनिक का फार्मूला ये होता है जिसको हम लोग बेल्ट हार्मोनिक्स बोलते हैं। बेल्ट हार्मोनिक
और इसकी जरूरत अभी सिंक्रोनस मशीन में भी पड़ेगी, ठीक ना। बेल्ट हार्मोनिक्स, बेल्ट हार्मोनिक्स कौन कौन से होते हैं? 2n+-1। क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज सिस्टम पे काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे n=3 रख दो तो यही फार्मूला मिल जाएगा बेल्ट हार्मोनिक का, 6n+-1। तो अगर n=1 रखोगे आप, तो आप देख रहे हैं कि सेवंथ तथा कितना हो जाएगा, 6+1 7, और 6-1 भी तो होगा, और फिफ्थ हार्मोनिक। नेक्स्ट हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स होंगे, हायर एम्पलीट्यूड, ना एम्पलीट्यूड के हार्मोनिक्स होंगे, ठीक। तो हमको इस पे फोकस करना है बेटा, इस पे। थर्ड में तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, सेवंथ और फिफ्थ हार्मोनिक्स को कंसीडर करना है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर को यही हार्मोनिक्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, है ना। सेवंथ हार्मोनिक की वजह से क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। सेवंथ हार्मोनिक, अच्छा ये हार्मोनिक्स अगर ना होते, इंडक्शन मोटर में हार्मोनिक्स ना होते, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्योर साइनूसॉइडल वेव जनरेट करता, तब तो कोई बात ही नहीं थी। क्योंकि प्योर साइनूसॉइडल नहीं है तो ये हार्मोनिक्स आएंगे। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्योर साइनूसॉइडल था, तो वो किस स्पीड से चल रहा था बेटा, ns स्पीड से चल रहा था। और ns होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझिएगा। ns होता है 120f/p। तो ड्यू टू सेवंथ हार्मोनिक क्या होगा, देखो होता क्या है, स्पेस हार्मोनिक की वजह से क्या इफेक्ट आता है, सेवंथ हार्मोनिक होगा तो नंबर ऑफ पोल्स 7 टाइम्स बढ़ जाएंगे स्पेस में, नंबर ऑफ पोल्स 7 टाइम्स बढ़ जाएंगे। अब बताओ, सिंक्रोनस स्पीड है 120f/p, सेवंथ हार्मोनिक की वजह से पोलो पोलो की संख्या कितनी हो गई, 7p हो गई, 7p हो गई, ठीक। तो अगर पोल 7 गुना बढ़ गए तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, इसलिए इसलिए स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से घटकर सिंक्रोनस स्पीड ns से घटकर कितना हो जाएगा बेटा, ns ns/7 हो जाएगा, ns/7 हो जाएगा। मान लीजिए कि 4 पोल की मशीन है, 4 पोल की मशीन है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी होगी, 1500 आरपीएम, 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए 1500 आरपीएम हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेवंथ हार्मोनिक्स, अब स्पीड कितनी हो जाएगी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ns/7, यानी 1500/7 हो जाएगा बेटा। अब 1500/7 कितना होता है, ये लमसम 200 कुछ आएगा ना, 200 कुछ आएगा। इतनी स्पीड पे क्या इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार, इसी प्रकार इसी प्रकार
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स, स्पीड कितना हो जाएगा बेटा? स्पीड हो जाएगा ns/5, यानी फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से इंडक्शन मोटर ns/5 स्पीड पे हो जाएगा, और सेवंथ हार्मोनिक्स की वजह से इंडक्शन मोटर की स्पीड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ns/7 हो जाएगी बेटा। और ध्यान रहे कि ये जो फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से स्पीड आ रही है, ये रोटर के घूमने के अपोजिट दिशा में आ रही है, और ns/7 जो स्पीड आ रही है सेवंथ हार्मोनिक्स की वजह से, ये रोटर के एलॉन्ग आ रही है। आप फार्मूला में देख लो ना, आप कह रहे हो 6n + -1, तो 5 कैसे मिला? 5 कैसे मिला बेटा? ये मिला आपको 6 - 1 करके, यानी माइनस क्या कहा? माइनस क्या कह रहा है? माइनस कह रहा है कि रोटर जो है अपने घूमने की दिशा के विपरीत चल रहा है। 7 कैसे मिला? 6 + 1 करके, यानी सेवंथ हार्मोनिक की वजह से जो रोटर है वो उसी दिशा में चल रहा था जहां पहले चल रहा था, लेकिन स्पीड बहुत कम करते हुए। तो इन दोनों का इफेक्ट आएगा बेटा, इन दोनों का इफेक्ट आएगा। और नेक्स्ट हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स यही है, तो किसके इफेक्ट से इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग की प्रॉब्लम आएगी, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। तो ध्यान रहे सेवंथ हार्मोनिक की वजह से, नॉट फिफ्थ हार्मोनिक। इसको मैं ग्राफिकली शो कर देता हूँ, ग्राफ से समझोगे तो बहुत अच्छा समझोगे। देखो समझो, देखो भाई, अगर इंडक्शन मोटर में कोई हार्मोनिक्स ना बनता, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्योर साइनसॉइडल है, ठीक ना बेटा, तब तो इसका जो कर्व बनता वो कुछ ऐसा बनता। या ब्लैक से ही दिखा दूं ज्यादा, इस तरह से बनता बेटा। जब कोई हार्मोनिक नहीं है, अगर फिफ्थ हार्मोनिक आ गया, स्पीड डिक्रीज होके कितना हो जाएगी? ns/5 हो जाएगी, और वो इसके अपोजिट ही तो बनाएगी, यानी फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से जो इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई? ns/5। ये किसकी वजह से है? फिफ्थ हार्मोनिक। और यदि इसी चीज को मैं सेवंथ हार्मोनिक की वजह से इसका इफेक्ट दिखाऊं, तो सेवंथ हार्मोनिक की वजह से स्पीड क्या हो जाएगी? सेवंथ हार्मोनिक की वजह से जो स्पीड आएगी कैसी आएगी? ध्यान से देखना, वो कुछ ऐसी आएगी। ये स्पीड क्या है? ns/7। तो फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से ग्राफ चेंज होके ऐसे बनेगा, और सेवंथ हार्मोनिक बिल्कुल जैसे फंडामेंटल के लिए है वैसे सेवंथ हार्मोनिक के लिए ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, इस इन तीनों कर्व का, यानी अगर हार्मोनिक्स ना होता तब तो ये ब्लैक कलर था, फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से ये रेड कलर बन जाएगा, सेवंथ हार्मोनिक की वजह से ये पर्पल कलर बन जाएगा,
तो अगर इसका नेट इफेक्ट मैं देखना चाहूं तो नेट इफेक्ट के लिए इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए? कैसे बनना चाहिए? देखो बेटा, इसका ग्राफ कंबाइंड ग्राफ मैं बना रहा हूं, तो मैं दिखा दे रहा हूं रेड कलर से। नहीं, रेड तो बनाया था ना। इसको मैं दिखा दे रहा हूं ब्लू कलर से, पिंक कलर से, ठीक ना। देखो इस जगह पे अगर मैं कंबाइंड इफेक्ट डालूंगा तो ये इतना डिक्रीज कर रहा है, रेड वाले को देखो, फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से इतना कम हो जाएगा और सेवंथ हार्मोनिक की वजह से इतना बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल ये कहीं यहां पर दिखेगा ना, यहां पर, इस जगह पर। ऐसे करते करते मैं पूरे कर्व को डिफाइन करूं तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा बेटा, ऐसे। दिस इज एट एस इज इक्वल टू, है ना। तो देखो यही है रिजल्टेंट हार्मोनिक्स के कारण, रिजल्टेंट जो कर्व का शेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब आप देखो ना, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एस इज इक्वल टू 1, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग पे देखो इंडक्शन मोटर कैसे व्यवहार कर रहा है। ये गया पीक पर, उसके बाद बड़ी तेजी से डिक्रीज हुआ, बड़ी तेजी से डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने के बाद जैसे जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट से ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर ये अपने आप को एफोर्ड कर लेगा तो इसका ये ओवरऑल कर्व कुछ ऐसा होगा, और ये अपने लो स्लिप रीजन पे, मतलब जहां पे इसको वर्क करना चाहिए वहीं पर जाके मिल जाएगा। ये इसका पीक टार्क है, टी मैक्स की जगह पे ये आपका टी मैक्स है ना। टी मैक्स भी देखो थोड़ा कम हो गया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ आया बेटा? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा सैडल पॉइंट। क्या बोलते हैं? ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये जो कर्व बन रहा है ये, इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। सैडल का मतलब क्या हुआ? घुड़सवारी किया है आप लोगों ने? घोड़े पे चढ़े हो? तो जैसे अब ये ना कह देना कि तांगे पे चढ़े हैं सर, घोड़े की पीठ पे चढ़े हो, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो घोड़े की पीठ पे जब चढ़ा जाता है बेटा तो सबसे पहले पैर रखते हैं ना, पैर रखते हैं उसके यहाँ कमर पे, है ना, एक बना होता है जिसको सैडल बोला जाता है, उस पर पैर रख के आपको कुछ उसी तरह की ये जूती नहीं दिख रही है ना। ये घोड़े पे हम चढ़े, पैर रख के चढ़े और सीधे उसकी पीठ पे बैठ गए, है ना। तो इस लाइन को बोला जाता है सैडल पॉइंट। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड किस जगह पे हो रहा है बेटा? फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से हो रहा है कि सेवंथ हार्मोनिक की वजह से हो रहा है? देख लो, ये वाला पॉइंट लगभग कहीं NS/7 पे ही मीट कर रहा है, जहां पे जो रोटर है वो रेंग रेंग के चल रहा है बेटा, इस सैडल लाइन पे, सैडल पॉइंट पे मोटर आपका रेंग रेंग पे चल रहा है। और एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो रोटर की स्पीड है वो लगभग NS/7 के बराबर आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होंगी, है ना। तो इसका मतलब जो क्राउलिंग की प्रॉब्लम आती है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आती है, और किस हार्मोनिक की वजह से आएगी बेटा? NS/7, यानी सेवंथ हार्मोनिक की वजह से मोस्ट इफेक्टेड होगा, है ना। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बच्चे फिफ्थ हार्मोनिक बोल देते हैं, जो ज्यादा पढ़े रहते हैं वो फिफ्थ हार्मोनिक बोल देते हैं। फिफ्थ हार्मोनिक नहीं बेटा, सेवंथ हार्मोनिक, ओनली सेवंथ हार्मोनिक, ठीक ना। क्या कहा मैंने? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग at the time of starting seventh harmonic, seventh harmonic most affected, most affected इसलिए
इसलिए क्राउलिंग की जो प्रॉब्लम है, क्राउलिंग सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण होता है। क्राउलिंग सेवंथ हार्मोनिक के कारण होता है। राइट बेटा, फिफ्थ ना कह देना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलोगे? सेवंथ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक। इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा सिस्टम में पड़ेगा, जिससे कि मोटर मेरी रेंग रेंग के चलेगी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। अगर ये इस बाधा को पार कर ले, इस बाधा को पार कर ले, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, तब तो ये अपने रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन ये बाधा पार कहाँ करेगी? 4 पोल की मोटर के लिए सिंक्रोनस स्पीड है 1500 आरपीएम, और NS/7 के कारण कितना आ जा रहा है बेटा? 1500/7, 1500/7 कितना हो जा रहा है? 7 दूनी 14, 7 का 7, 3, 7 चौक 28, 214 दशमलव समथिंग ना, 214 आरपीएम पे चल रहा है। 215 मान लो, कहाँ 1500 आरपीएम, कहाँ 215 आरपीएम, है ना? तो यही क्राउलिंग की प्रॉब्लम है बेटा, जो किसकी वजह से आई? सेवंथ हार्मोनिक कंपोनेंट की वजह से आई। ये हार्मोनिक कहाँ से आए? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नेचर प्योर साइनूसॉइडल नहीं होता, है ना? तो प्योर साइनूसॉइडल नहीं होता, स्पेस में हार्मोनिक्स जनरेट होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ये जो क्राउलिंग की प्रॉब्लम है वो स्पेस हार्मोनिक की वजह से आई। राइट, अब स्पेस हार्मोनिक ही लिखना है। हार्मोनिक 2 प्रकार के होते हैं बेटा, आप जान रहे हो। इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में बन रहा है बेटा, लेकिन आप उसमें 2 तरह के फील्ड डेवलप कर रहे हो। एक स्पेस कंपोनेंट जो कि वाइंडिंग से मिला हमको, और एक उसका टाइम वेरिंग करंट जो कि टाइम का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि सर ये जो 3 फेज करंट जो कि बैलेंस्ड इन टाइम है, क्या उसकी वजह से क्राउलिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी? आंसर है नो। टाइम हार्मोनिक्स का इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा, टाइम हार्मोनिक्स का इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे समझो आप कि ये जो आप 3 करंट लेते हो, IA, IB, IC, है ना, ये सब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं बेटा, है ना? तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेरी करेगा, चलो अच्छा मान लेते हैं कि टाइम हार्मोनिक्स की वजह से भी क्राउलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। जरा सोचो तो, जब आपने स्पेस हार्मोनिक की बात कही तो नंबर ऑफ पोल्स बढ़े, नंबर ऑफ पोल्स के बढ़ने से स्पीड उतनी कम हो गई। टाइम हार्मोनिक के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, थर्ड हार्मोनिक के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सिक्स्थ हार्मोनिक के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे स्पेस हार्मोनिक में थर्ड और उसके कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम बात करेंगे फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक की वजह से। मान लो कि टाइम के रिस्पेक्ट में फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स भी आ गए, फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स भी आ गए, तो जरा मुझे ये बताओ, फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में? यहाँ बात फ्रीक्वेंसी की होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 250 हर्ट्ज। अब 250 हर्ट्ज पे स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड की 5 टाइम्स हो जाएगी बेटा, यानी मोटर 7500 आरपीएम पे घूमने लगेगा। वही 4 पोल की मोटर जो 1500 आरपीएम में एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग चल रही थी, अब वो 7500 आरपीएम पे चलेगी। एक्चुअली चलती नहीं है, उसका नेट इफेक्ट शून्य आ जाता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो टाइम हार्मोनिक्स का सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी ग्राफ में अगर मैं टाइम हार्मोनिक्स को दिखाऊंगा आपको, टाइम हार्मोनिक्स,
ध्यान से समझ लो इसको मैं। टाइम हार्मोनिक्स, तो टाइम हार्मोनिक्स की वजह से जो स्पीड होगी वो फ्रीक्वेंसी की 5 टाइम्स हो जाएगी। यानी अगर मैं फिफ्थ कंपोनेंट दिखाऊं तो इससे इससे कहाँ, इसके मतलब 5 टाइम्स इधर यहां से करूंगा, और यहां से कर्व जब चलेगा फिफ्थ हार्मोनिक कारण, तो स्टार्टिंग टाइम पे पहुंचते पहुंचते इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, लगभग 0। सोचो ये फिफ्थ हार्मोनिक के कारण है। लेकिन अगर यही चीज मैं सेवंथ हार्मोनिक के कारण दिखाऊं तो अब वो सिंक्रोनस स्पीड से 7 गुना ज्यादा स्पीड से चलेगा, टाइम हार्मोनिक के कारण, सेवंथ हार्मोनिक कंपोनेंट। तो ये वो यहां कहीं से शुरू करेगा बेटा 7 टाइम्स लेटर, और यहां से चलते चलते फाइनली जब स्टार्टिंग टाइम पे पहुंचेगा उसका भी नेट इफेक्ट लगभग 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो टाइम हार्मोनिक का क्रॉलिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव किसका पड़ेगा? स्पेस हार्मोनिक। ये ध्यान रखना बेटा। तो वो मैं लिख देता हूं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टाइम हार्मोनिक्स की वजह से, टाइम हार्मोनिक्स के कारण क्रॉलिंग पर, क्रॉलिंग पर कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। बेटा क्रॉलिंग में इतनी बातें आपको आनी चाहिए, है ना? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हालांकि मुझे ब्रेकिंग बताना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि इस टॉपिक को बताने के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है ना? और मैंने बच्चों की बहुत डिमांड देखी, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सर क्रॉलिंग बता दीजिए, सर कोगिंग बता दीजिए। बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना? तो बार बार मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेकिंग वाले को, छोटा सा टॉपिक है, हटा के पहले कोगिंग और क्राउलिंग ही बता दिया जाए। राइट बेटा? तो आई थिंक आपको क्राउलिंग समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, दैट इज कोगिंग क्या होता है ना? कोगिंग समझ, कोगिंग, कोगिंग समझ, ठीक ना? कोगिंग क्या होता है? अच्छा, क्राउलिंग किसकी वजह से आया? स्पेस हार्मोनिक की वजह से। कोगिंग किसकी वजह से आएगा? कोगिंग किसकी वजह से आएगा? प्लॉट हार्मोनिक, है ना? तो पहली बात तो यही है, कोगिंग, कोगिंग, या इसको दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग किसकी वजह से आया? प्लॉट हार्मोनिक की वजह से। प्लॉट में भी हार्मोनिक्स होते हैं, प्लॉट हार्मोनिक्स की वजह से कोगिंग होता है। अब ये स्लॉट हार्मोनिक क्या है? स्लॉट हार्मोनिक क्या है, थोड़ा उसको देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, सपोज दैट मेरा 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्टेटर पे भी स्लॉट होंगे और रोटर पे भी स्लॉट होंगे, राइट? मान लीजिए स्टेटर के स्लॉट को मैं इस तरह से दिखाता हूँ, लीनियर वे में दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से, है ना? ये है मेरे स्टेटर स्लॉट्स।
स्टेटर स्लॉट्स। अब रोटर स्लॉट अगर मुझे दिखाना हो, इसको मैं पिंक कलर से दिखा दूं। मान लीजिए कि रोटर स्लॉट भी मेरे बिल्कुल ऐसे ही हैं। इस तरह से। इस तरह से है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ रोटर स्लॉट्स। रोटर स्लॉट्स, ठीक ना। ये स्टेटर स्लॉट है, ये रोटर स्लॉट है। इसको बोलते हैं बेटा, देखो ये जो खांचे हैं ना, ये वाले खांचे, ये इसको बोलते हैं टूथ। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टूथ। जैसे दांत होते हैं ना, इसको बोलते हैं टूथ। और ये जहां खांचे, जहां कंडक्टर भरा जाता है, इसको बोलते हैं स्लॉट। दिस इज स्लॉट्स। ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति कब आती है बेटा? ये स्थिति तब आती है जब रोटर स्लॉट्स, जब रोटर स्लॉट्स जब रोटर स्लॉट्स स्टेटर स्लॉट्स के बराबर, स्टेटर स्लॉट्स के बराबर अथवा अथवा इनके इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। मतलब रोटर में स्लॉटों की संख्या स्टेटर में स्लॉटों की संख्या के या तो उसके बराबर या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि रोटर में 36 स्लॉट हैं, सॉरी स्टेटर में 36 स्लॉट हैं, तो रोटर में भी कितने स्लॉट हैं? या तो 36 स्लॉट हैं या इसके इंटीग्रल मल्टीपल 72 स्लॉट हो सकते हैं। 72 के 36 के 3 गुना हो सकते हैं, 36 के 4 गुना हो सकते हैं। तो जब वो स्थिति आएगी ना बेटा, तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, यानी टूथ के आगे टूथ, स्लॉट के आगे स्लॉट। अब आप देखिए कि टूथ में तो एयर गैप बहुत कम है, राइट, और स्लॉट में एयर गैप बहुत ज्यादा है। यानी इसका रिलक्टेंस वेरी करेगा, रिलक्टेंस वेरी करेगा। रिलक्टेंस मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम आएगा, फिर मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम टू मिनिमम आएगा। इस तरह से घटना, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। जब कब होगा बेटा? जब रोटर में स्लॉट्स की संख्या स्टेटर में स्लॉट की संख्या के बराबर या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पे जो रिलक्टेंस का डिफरेंस है बिटवीन टूथ टू टूथ एंड स्लॉट टू स्लॉट, तो क्या होगा कि स्लॉट हार्मोनिक्स पैदा कर देगा। अब स्लॉट हार्मोनिक में क्या होगा बेटा? स्लॉट हार्मोनिक में चूंकि इनका रिलक्टेंस वेरी कर रहा है, तो रिलक्टेंस के वेरी करने से ये एक दूसरे को कैचअप कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। एक दूसरे को बिल्कुल जड़ से पकड़ लेंगे बेटा, हिलने ही नहीं देंगे, हिलने ही नहीं देंगे। तो रोटर घूमेगा क्या? रोटर तब तो नहीं घूमेगा। ये मैग्नेटिक लॉकिंग हमको चाहिए सिंक्रोनस मशीन में, वहां मैग्नेटिक लॉकिंग होती है। इंडक्शन मोटर में कोई मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होती। एक्चुअली रोटर स्टेटर फील्ड को कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी उसको पकड़ नहीं पाता। वो उसी के आसपास घूमता चला जाता है। ये स्टेटर भाग रहा है, इसके पीछे रोटर भाग रहा है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो वो मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, और मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से आप ये समझो कि रोटर को बिल्कुल जाम कर देगा, वो हिलने नहीं देगा। इसी फेनोमेना को कहते हैं फोगिंग। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा? फोगिंग। ठीक।
फिर से लिख देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, रोटर स्लॉट्स इज इक्वल टू स्टेटर स्लॉट्स हो जाए, और देयर इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। मल्टीपल हो जाए तो ड्यू टू अनइवन रिलक्टेंस स्टेटर स्लॉट्स तथा रोटर स्लॉट्स में स्लॉट हार्मोनिक की वजह से, स्लॉट हार्मोनिक्स की वजह से एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं बेटा, कोगिंग। कोगिंग का मतलब होता है मैग्नेटिक लॉकिंग, कोगिंग कहते हैं, है ना। तो ये कोगिंग हुआ। अब कोगिंग को कैसे दूर कराना है, एक बार मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई तब तो मोटर बेकार हो गया बेटा। और मैं ईमानदारी से बताऊं कि जब ये मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है ना, तो इसको छुड़ाना बहुत कठिन काम होता है बेटा। आप ये समझो कि वो मोटर आपकी ख़राब हो गई, फिर नहीं बनने वाली, है ना। कदा कदा, है ना, रात और रात पे दो उसको, खोल खाल के तोड़ फोड़ के जैसे तैसे निकालो, है ना। और फिर उसको खरात और रात पे बना बना के घी बन जाए तो बन जाए, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होना चाहिए। तो इसको दूर कैसे कराओगे, है ना। तो दूर कैसे कराओगे बेटा, रिडक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग या कोगिंग, रिडक्शन ऑफ कोगिंग, रिडक्शन ऑफ कोगिंग। देखो कोगिंग कैसे दूर कराया जाएगा, तरीका क्या है। पहली चीज तो ये रखो कि जो स्लॉटों की संख्या है रोटर में, स्टेटर के बराबर ना रखो, है ना। और उनके इंटीग्रल मल्टीपल में ना रखो, पहला तो यही हो गया। रोटर स्लॉट्स, रोटर स्लॉट्स, स्टेटर स्लॉट्स, स्टेटर स्लॉट्स के बराबर अथवा अथवा उनके इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीपल में नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। पहला तो ये करा सकते हो। दूसरा, स्क्यूइंग कराकर बेटा, स्क्यूइंग। आपने देखा
कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसके रोटर बार को हम एल्युमिनियम रॉड से वेल्ड कराते हुए स्क्रूइंग कराते हैं, मतलब थोड़ा तिरछा रखते हैं, तिरछा रखते हैं, है ना। तो स्क्रूइंग करा के इस प्रॉब्लम को दूर कराया जा सकता है। अब यहाँ बात यह आती है कि ये स्क्रूइंग हम स्टेटर स्लॉट्स पे भी करा सकते हैं, नहीं करा सकते क्या? वहाँ पर भी तो स्लॉट्स हैं, उन स्लॉट्स की भी स्क्रूइंग करा दो, थोड़ा तिरछा बनाओ, है ना। और रोटर स्लॉट्स पे भी करा सकते हैं स्क्रूइंग, है ना। तो कराते कहाँ हैं ये ध्यान रखना। स्क्रूइंग हमेशा रोटर स्लॉट पे कराना है। क्यों? रीजन बताता हूँ, पहले इतनी बात लिख लो। स्क्रूइंग कराकर कोगिंग रोका जा सकता है। स्क्रूइंग हमेशा रोटर स्लॉट्स पर कराया जाता है। स्क्रूइंग हमेशा रोटर स्लॉट्स पर कराया जाता है। फॉर एग्जांपल समझो, मान लो कि स्टेटर है ना, स्टेटर स्टेटर में आपके 36 स्लॉट्स और रोटर में मान लो कि 24 स्लॉट्स हैं। तो स्टेटर में स्क्रूइंग कराना है, मान लो आपको स्टेटर में स्क्रूइंग कराना है, तो स्टेटर में स्क्रूइंग कराओगे तो कितने डिग्रीज कराओगे बेटा? स्टेटर में आप कराएंगे 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना है एक रोटेशन के लिए? 360 डिग्री। इसको आप 36 से भाग दे दो, कितना आया बेटा? 10 डिग्री। 10 डिग्री पे आप स्क्रूइंग करा दो स्टेटर पे। एक तो विकल्प ये है। दूसरा विकल्प क्या है कि रोटर पे आपको स्क्रूइंग कराना होगा, तो क्या करोगे? 360 डिग्री अपॉन 24, 360 डिग्री अपॉन 24 कितना आएगा? कितना आएगा? 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, है ना। 15 डिग्री, 15 डिग्री। अब यहाँ प्रश्न ये आता है, चलो हमने कह दिया कि रोटर पे स्क्रूइंग कराना है, ठीक ना, रोटर पे स्क्रूइंग कराना है। स्टेटर पे स्क्रूइंग करा रहे हो तो 10 डिग्री से स्क्रूइंग कराना पड़ेगा आपको, और रोटर पे स्क्रूइंग कराओगे तो 15 डिग्री से स्क्रूइंग कराना पड़ेगा आपको। कौन बेटर है? तरीका क्या है? तो प्रैक्टिकल चॉइस समझ लो बेटा। स्क्रूइंग कहाँ कराओगे? रोटर पे। लेकिन स्लॉट एंगल कौन सा लोगे? स्लॉट एंगल कौन सा लोगे? स्टेटर का। ध्यान रखना इस चीज को। प्रैक्टिकली क्या कह रहा हूं मैं? प्रैक्टिकली स्क्रीन रोटर स्लॉट पर कराते हैं, तथा स्लॉट एंगल, स्लॉट्स पर बोलना, स्लॉट एंगल स्टेटर का लिया जाएगा। स्लॉट एंगल स्टेटर का लिया जाता है। ये प्रैक्टिकल चॉइस है मेरा, ठीक ना। स्लॉट एंगल किसका लोगे? स्टेटर का लोगे, ठीक ना। और स्क्रूइंग कराओगे कहाँ? रोटर पे कराओगे, ठीक ना। ये तरीका होता है, ठीक ना। दूसरी बात,
स्क्यूइंग के कुछ एक एडवांटेज तो ये हो गया, एक तरह से स्क्यूइंग का एडवांटेज भी हो गया। और भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडक्शन मोटर में स्क्यूइंग क्यों कराया जाता है बेटा। एक तो स्लॉट हार्मोनिक को रिड्यूस कराने के लिए। स्क्यूइंग के एडवांटेज लिख लो पहले। एडवांटेज ऑफ स्क्यूइंग, एडवांटेजेस ऑफ स्क्यूइंग। पहला क्या है, रिड्यूस स्लॉट हार्मोनिक, स्लॉट हार्मोनिक। दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा स्क्यूइंग कराने का, देखो कोगिंग को रिड्यूस कराना, रिड्यूसिंग कोगिंग। रिड्यूसिंग कोगिंग। नेक्स्ट, इससे बेटा मशीन जब रोटर चलेगा तो वाइब्रेशंस भी होंगे ना, तो स्क्यूइंग कराने से वाइब्रेशन भी कम हो जाते हैं, है ना। रिड्यूसिंग मैकेनिकल वाइब्रेशंस। ये तीन मुख्य रीजन हैं कि हम रोटर की स्क्यूइंग कराते हैं, रोटर की स्क्यूइंग कराते हैं। एक बच्चे ने हमसे अभी क्वेश्चन किया है कि सर क्राउलिंग इफेक्ट को, अन्नू क्राउलिंग इफेक्ट को कैसे एलिमिनेट करेंगे। बस बेटा 2 मिनट बाद बताता हूँ, है ना, थोड़ा रुक जाओ। पहले ये देख लो कि स्क्यूइंग के ये तीन एडवांटेजेस हैं, लेकिन बेटा एक डिसएडवांटेज भी हो, बता सकते हो क्या। हाँ? एक डिसएडवांटेज भी हो, उसको भी नोट कर लो। डिसएडवांटेज, स्क्यूइंग कराने के डिसएडवांटेज क्या हो। डिसएडवांटेज, देखो बेटा अब आपका जो स्टेटर और रोटर का स्ट्रक्चर बन गया है, ये है स्टेटर। रोटर अब आपका ऐसे चलेगा कुछ, तो ये गैपिंग बन गई ना, ये वाली गैपिंग आ गई ना, है ना, इस तरह से गैपिंग आ रही ना, स्क्यूइंग करा दिया। अब एकदम टीथ टू टीथ स्लॉट मैच नहीं करेंगे और जो भी उस पर धक्का लग रहा है वो तेजी से आगे बढ़ जाएगा और ये कोगिंग की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो स्टेटर स्लॉट्स हैं और रोटर स्लॉट्स है, अब यहाँ से फ्लक्स आ रहा है ना बेटा, फ्लक्स आ रहा है, स्टेटर से फ्लक्स आ रहा है, कहाँ जा रहा है, रोटर पे जा रहा है, रोटर पे जा रहा है। इस तरह से आपको नहीं लगता कि उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फ्लक्स को जो पाथ कवर करना है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा। जब फ्लक्स का पाथ डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा, तो फ्लक्स का पाथ डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो क्या होगा, लीकेज बढ़ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। हाँ? ये प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़े झंझट कि जिस मोटर को आप पैसा दे के खरीद के लाए हो और उसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाए बेटा, तो अच्छा है ना कि थोड़ा बहुत लीकेज आ जाए वो सही है ना। तो स्क्यूइंग कराने से बेटा लीकेज, यही एक प्रॉब्लम आ जाती है, लीकेज, लीकेज रिएक्टेंस बढ़ जाता है, ठीक ना। तो स्लॉट हार्मोनिक्स की वजह से कोगिंग हुआ और स्पेस हार्मोनिक की वजह से क्राउलिंग हुआ, है ना। स्लॉट हार्मोनिक को कैसे रिड्यूस कराना है, बाय यूजिंग स्क्यूइंग,
है ना। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, अन्नू ने किया है कि सर क्राउलिंग इफेक्ट को कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो क्राउलिंग जो इफेक्ट आ रहा है बेटा वो कैसे आ रहा है, क्राउलिंग इफेक्ट कैसे आ रहा है, मैंने पहली लाइन पे ही बता दिया। जब मैं क्राउलिंग को डिफाइन करने गया तो मैंने कहा कि वी हैव थ्री फेज बाइंडिंग बैलेंस्ड इन स्पेस कैरिंग थ्री फेज करंट बैलेंस्ड इन टाइम। उससे क्या हुआ, स्पेस में वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, राइट। फिर मैंने कहा वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, आप इनफाइनाइट स्लॉट्स दे दो। देखो स्लॉट हार्मोनिक को रिड्यूस कराने का एक तरीका ये भी होता है कि नंबर ऑफ स्लॉट्स को आप बढ़ा दीजिए। जितने ज़्यादा स्लॉट्स रखोगे ना उतना ही स्मूथ कर्व मिलेगा आपको। लेकिन ये ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि आप चाहे कितने भी स्लॉट लगा दो बेटा, भर दो एकदम स्लॉट से, पूरा खांचा भर दो, तब भी स्पेस में जो साइनोसॉइडल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, ये प्योरली साइनोसॉइडल होता। भले थोड़ा मामूली अंतर आ जाए लेकिन प्योर साइन वेव मोटर में आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को लिख के ले लो। तो प्रॉब्लम तो रहेगी, प्रॉब्लम तो रहेगी चाहे थोड़ा बहुत ही रहे। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी बेटा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टार्क वीक होता है, कम होता है ना। अच्छा इसी में मैंने मुझे आपको डबल केज और डीप बार रोटर बताना चाहिए था। वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही कराते हैं। अब इतना नहीं है समय बेटा, थोड़ा सा देख लेना। लेकिन एक पॉइंट याद करना कि स्क्वायरल के अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क बढ़ाना है तो क्या करेंगे भाई। भाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का तो ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो तो कवर कर लेगा, क्रॉलिंग की प्रॉब्लम उसमें आएगी नहीं। जैसे तैसे अपना खींच तान के, भाई प्रॉब्लम कहाँ है, स्टार्टिंग में ही है बेटा। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर तो एक बार चला झटके से तो चल गया, है ना। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से। तो बिटिया का क्वेश्चन ये था कि कैसे इसको हम रिड्यूस कराएंगे, क्राउलिंग को हम कैसे ख़त्म कराएंगे। ख़त्म तो नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी। हाँ दिक्कत क्या है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या कोई भी इंडक्शन मोटर आप जब भी चलाइए ना बेटा, पहले उसको आप नो लोड पे चलाइए। आप उस पर कोई लोड मत दीजिए, आप उस पर कोई लोड मत दीजिए। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट जब भी आप कर रहे हो नो लोड पे करो बेटा। जब नो लोड पे करोगे तो एक बार मशीन जब स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आ रही ना तो स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग के बाद जब रनिंग कंडीशन में पहुंच जाएगी तब आप उस पर लोड दीजिए। क्या ज़रूरत है, लोडेड कंडीशन में मत चलाओ। यही एक प्रिकॉशंस किया जाता है कि इंडक्शन मोटर को कभी भी लोड, जैसे मैंने आपको डीसी मोटर में बताया है कि शंट मोटर को कभी लोड करके नहीं चलाना चाहिए और सीरीज मोटर को कभी भी अनलोडेड कंडीशन में नहीं चलाना चाहिए। इसी तरह इंडक्शन मोटर को हमेशा अनलोडेड में स्टार्ट करो और जब वो 75 to 80% स्पीड ले ले तब आप उस पर लोड लगाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत रहेगी ही रहेगी। एक बार जब वो स्टार्टिंग से चल जाएगा ना तो आप देखते हो कि इंडक्शन मोटर में वाइब्रेशन, लेबोरेटरी वगैरह में आपने चलते हुए जब देखा होगा, नो लोड टेस्ट ब्लॉक रोटर टेस्ट जब भी किया होगा। अच्छा वो टॉपिक भी छूट गया, लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट। अभी आपके 3 टॉपिक, अभी आपको समझ में आया होगा ना बात। आप उसको नो लोड पे मत चलाइए, सॉरी नो लोड पे चलाइए, लोडेड कंडीशन में मत चलाइए। यही एक प्रिकॉशंस किया जा सकता है। एक बार जब मशीन 75% 80% की पिकअप कर ले तब आप उसको लोड दीजिए। तो ठीक है बेटा, ये आपका इंडक्शन मोटर का टॉपिक हो गया। इसमें अभी 3 चीज़ें बची हुई। क्या क्या, एक तो ब्रेकिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं, एक तो आपने जान ही लिया प्लगिंग कराकर, इन्हीं 2 टर्मिनल्स को इंटरचेंज कराकर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पे मैंने बता दिया। दूसरा डायनामिक ब्रेकिंग होता है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। तो डायनामिक ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग वैसे ही होता है जैसे डीसी मोटर में होता है ना। अब इसका रीज़न क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कराते क्यों है, इंडक्शन मोटर में कैसे कराएंगे। हाँ ध्यान रखना कि जो डायनामिक ब्रेकिंग होता है, ओरली मैं बता दूं,
डायनामिक ब्रेकिंग होता है बेटा, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर में आप स्टेटर को एसी सप्लाई दे रहे हो ना, तो उस एसी सप्लाई को हटा दो, उसकी जगह पे डीसी सप्लाई दे दो। डायनामिक ब्रेकिंग में यही किया जाता है। थोड़ा ओरली सुन लो बेटा, यही पूछेगा तो यही पूछेगा। डायनामिक ब्रेकिंग में क्या करेंगे, स्टेटर का एसी सप्लाई हटाकर थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग हटा दो, एसी सप्लाई हटा दो, उसकी जगह पे आप क्या दे दो, डीसी सप्लाई दे दो। स्टेटर को डीसी सप्लाई दे दो बेटा। जब स्टेटर को आप डीसी सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा नहीं, लेकिन फ्लक्स बनेगा। अब फ्लक्स बन के कहाँ आएगा, रोटर में। रोटर में एडी करंट डेवलप होंगे बेटा। अब वो एडी करंट अकॉर्डिंग टू लेंज ला उस स्टेटर फील्ड को अपोज करेगा। उस अपोजिशन से आप डायनामिक ब्रेकिंग करा दो, मोटर आपकी रुक जाएगी। ये हो गया डायनामिक ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या करते हैं बेटा, रोटर को एनएस की स्पीड से ज़्यादा घुमाया जाता है, उससे भी तेज चला जाता है, यानी जनरेटिंग मोड में चला दो उसको। तो होता क्या कि जो बाहर की लोड साइड की जो एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी, सप्लाई साइड में ट्रांसमिट हो जाएगी। इसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और तीसरा तीसरा क्या है, प्लगिंग। प्लगिंग में क्या करते हैं कि जो थ्री फेज सप्लाई आप दे रहे हो उसके किन्हीं दो टर्मिनल्स को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो वो आपका प्लगिंग ऑपरेशन कहलाता है, उससे भी मोटर आपकी रुक। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग तीन तरह से होती है बेटा, प्लगिंग, डायनामिक ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। यहाँ पे डायनामिक ब्रेकिंग थोड़ा सा डीसी मोटर से अलग हो गया है। स्टेटर को आप एसी सप्लाई हटा के डीसी सप्लाई देते हैं, तो ये ब्रेकिंग हो गया। बाकी नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर का जैसे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, सारे फीचर्स वही होंगे बेटा, सारा पास्टुलेट्स वही होगा। बस थोड़ा सा फर्क यह आ जाता है, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट 30 to 40% है और वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट 2 to 3%, नॉट मोर देन 5% है। तो थोड़ा सा इफेक्ट स्टेटर के रेजिस्टेंस पे आएगा, क्योंकि पावर लॉस वहाँ भी होगा। मीटर आपका स्टेटर का रेजिस्टेंस के द्वारा भी पावर लॉस निकालेगा। तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग्स लेकर और स्टेटर कापर लॉस को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वही उसका नो लोड लॉस आ जाएगा। और ब्लॉक रोटर टेस्ट जो हम करते हैं, जस्ट जो भी पास्टुलेट्स ट्रांसफार्मर के लिए लिखाए हैं सेम वही पास्टुलेट्स यहाँ पे नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट दिखाए जाएंगे। नो लोड टेस्ट में हम कांस्टेंट लॉस निकालेंगे। किसी मशीन का, मोटर का कांस्टेंट लॉस उसका रोटेशनल लॉस होता है बेटा, रोटेशनल लॉस प्लस आयरन लॉसेस, हमेशा ये बोला करो। और जो वेरिएबल लॉस होता है वो उसका कॉपर लॉस, वेल्डिंग लॉस। तो इतनी बातें थोड़ा सा याद रखना मोटा मोटा। मैंने इसका सेशन नहीं ले पाया, लेकिन चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट है। जैसे टेस्टिंग, नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट बिल्कुल ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड है। और दूसरी चीज़ क्या थी, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में तीन ब्रेकिंग होती है, प्लगिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और डायनामिक ब्रेकिंग। डायनामिक ब्रेकिंग, प्लगिंग और रीजनरेटिव तो सेम है, सब जैसे चलता है डीसी मोटर में वैसे यहाँ भी चलेगा। डायनामिक ब्रेकिंग में, जैसे डीसी मोटर में डायनामिक ब्रेकिंग के लिए क्या कराते थे आप, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते थे ना। यहाँ पे नहीं करोगे, यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई जो दिए हो उसको काट के और वहाँ पे डीसी सप्लाई दे दो, डायनामिक ब्रेकिंग हो जाए। ठीक है, तो अब इंडक्शन मोटर में इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक बहुत हो गया, पर्याप्त हो गया। नेक्स्ट सेशन में मुझे कौन सा टॉपिक्स लेना है, थोड़ा सा, हाँ, नेक्स्ट सेशन में हमको कौन सा टॉपिक लेना है अगर मुझे कमेंट करके आप लोग बता दो, बेटर रहेगा। वैसे नीतू ने कि अन्नू ने, किसने कहा था इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन एग्ज़ाम के पहले जाए तो ठीक रहे, किसने कहा था भाई? थोड़ा मुझे कमेंट करो। यस, नीतू, अन्नू, अमित, कल मुझे क्या पढ़ाना चाहिए? क्या भाई, बता दोगे तो थोड़ा आसान रहेगा ना।
अन्नू ने एक क्वेश्चन और किया था भाई कि सर फ्रीक्वेंसी भी 7 टाइम्स हो जाएगी क्या, टाइम हार्मोनिक वाले चैप्टर में, वो चीज़ नहीं समझ में आया? देखो बेटा, आप जो करंट देते हो, आई ए इज इक्वल टू आई एम साइन मेगा टी, आई बी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, आई सी इक्वल टू आई एम साइन मेगा टी प्लस 120 डिग्री, लिखते हो ना बेटा? तो यहाँ पे इफेक्ट कौन हो रहा है? टाइम। जब भी टाइम हार्मोनिक्स की बात करोगे, टाइम हार्मोनिक्स, तो टाइम हार्मोनिक्स में ये ओमेगा क्या है बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और सब टाइम के फंक्शन है, देख लो, यहाँ भी टाइम, यहाँ भी टाइम, यहाँ भी टाइम। तो टाइम हार्मोनिक्स किसको इफेक्ट कर रहा है बेटा? फ्रीक्वेंसी को। टाइम हार्मोनिक्स किसको इफेक्ट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को। यानी कि जब अगर मान लो फिफ्थ हार्मोनिक आ गया, तो फिफ्थ हार्मोनिक आ गया, तो कौन फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से टाइम हार्मोनिक के कारण, फिफ्थ हार्मोनिक में टाइम हार्मोनिक के कारण, टाइम हार्मोनिक के कारण फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स हो जाएगी। ठीक ना? क्योंकि करंट आप टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे ही दे रहे हो, तो यहाँ ओमेगा इफेक्ट होगा। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी। तो फिफ्थ हार्मोनिक जब आएगा, तो अब जो फिफ्थ हार्मोनिक कारण जो फ्रीक्वेंसी होगी, अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 5 गुनी हो जाएगी। उसी तरह सेवंथ हार्मोनिक के कारण अब जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी टाइम हार्मोनिक के कारण, वो अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 7 गुनी हो जाएगी बेटा। तो बताओ, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो स्पीड आपका क्या है? स्पीड है 120 एफ बटे पी। तो यानी आप कह रहे हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल। पोल कहाँ ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं? स्पेस हार्मोनिक के कारण। स्पेस हार्मोनिक के कारण पोल बढ़ रहे हैं बेटा, और टाइम हार्मोनिक के कारण फ्रीक्वेंसी, है ना? ये चीज़ थी। इसलिए टाइम हार्मोनिक्स का एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग क्रॉलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। राइट? आई थिंक अब क्लियर होगा। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, हमारी जो मर्जी आएगी फिर पढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।